91 की वो रात जैसे मेरे लिए कयामत की रात बन गई थी। उस दौर में हमारे गांव शिवपुर में बिजली कभी कभार ही आती थी। शाम ढलते ही स्याह अंधियारा पूरे गांव को अपने आगोश में ले लेता था और वहां एक अजीब सी गहरी खामोशी पसर जाती थी, जिसे अगर तुम ध्यान से सुनते तो तुम्हें उसमें झींगुरों की आवाज और दूर कहीं खेतों से आती उल्लुओं की हूटिंग मिलकर एक अजीब सी डरावनी धुन बनाती हुई लगती। ऐसे में वहां एक पत्ता भी सरक जाए तो डर लगता था। और उस रात मेरी घरवाली कौशल्या अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। तो अब मैं अपनी कहानी पर आता हूं। यह कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं है, यह कहानी है आसक्ति की। एक छोटी सी चीज से मेरी कौशल्या को इतना मोह हो गया था कि वो मरने के बाद भी उससे अपना मोह तोड़ नहीं पाई। घर में हम दोनों बूढ़े बूढ़ी के सिवा और कोई न था। हमारी दोनों बेटियां लक्ष्मी और माया, जिनकी शादी हो चुकी थी और वो दोनों अपने अपने घर चली गई थी। उन दोनों के जाने के बाद घर बिल्कुल खाली खाली सा हो गया था। कौशल्या को लगता था कि बेटियां ससुराल जाने के बाद हमें भूल गई हैं। उन्हीं दिनों वो अपनी जिद पर अड़ गई। बोली, राम सेवक, मुझे भी शहर से एक फोन ला दो, मैं भी अपनी बेटियों से बात करूंगी। उस दौर में किसी गांव में फोन होना एक बड़ी बात थी। मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े और शहर जाकर एक छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल फोन ले आया। देखने में वो ऐसा लगता था जैसे किसी ईंट का टुकड़ा हो। शुरू में तो कौशल्या उससे डरती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने उसे अपनी दुनिया बना लिया। मजाल था कि कोई उसके फोन को छू भी ले। वो उसे हमेशा अपनी साड़ी के पल्लू के एक कोने में कसकर बांधे रखती थी। जहां कौशल्या होती वहीं उसका फोन भी होता। वो उस फोन को ऐसे देखती रहती जैसे वो कोई नन्हा बच्चा हो। फिर एक दिन अचानक कौशल्या की तबीयत खराब हो गई। उसके गले से एक अजीब सी खरखराहट की आवाज आने लगी थी। उसकी आवाज भी बैठ गई थी और वो ठीक से कुछ खा पी भी नहीं पा रही थी। मैंने बहुत से वैद्य हकीमों से उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। दिनों दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। एक दिन हमारी दोनों बेटियां लक्ष्मी और माया शहर से कौशल्या को देखने आईं। उनके साथ उनके पति भी आए थे। उनकी सलाह पर मैंने कौशल्या को शहर के एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कौशल्या का चेकअप करके मुझसे जो कहा, उसे सुनकर जैसे मेरी देह में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। उन्होंने बताया कि कौशल्या के गले में एक बेहद गंभीर किस्म का कैंसर हो गया है और अब वो सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान है। बिस्तर पर लेटे लेटे भी कौशल्या का एक हाथ हमेशा उसकी साड़ी के पल्लू के कोने में बंधे उस मोबाइल फोन पर ही रहता था, जैसे वो कोई ताबीज हो जो उसे जिंदा रखे था। जब मैं कौशल्या की उस आखिरी रात के बारे में सोचता हूं तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौशल्या उस रात पूरी तरह से थक चुकी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ हिल रहे थे। मैं उसके बिस्तर पर उसके पास ही बैठा उसका हाथ सहला रहा था। बाहर एक अजीब सा घना अंधेरा छा चुका था। पूरा गांव गहरी नींद में जा चुका था। अचानक उसके गले से एक आवाज आई, एक अजीब सी भारी खखराहट की आवाज, जैसे कोई गहरे पानी में डूब रहा हो और उसके फेफड़ों में पानी भर रहा हो। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने चिल्लाकर पूछा, कौशल्या, कौशल्या, क्या हुआ? वो कुछ बोल नहीं पाई। कुछ पल के लिए उसकी आंखें खुली और उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी अनकही पीड़ा थी, जैसे वो मुझसे आखिरी बार कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही फंस कर रह जाती थी। मैं घबराकर वैद्य जी को बुलाने भागा, लेकिन जब वापस लौटा तो वो जा चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए। सावित्री के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाता था। बरसों तक मैं जिसकी बगल में सोया, अब वो जगह खाली थी। बिस्तर का वो खालीपन मुझे खाए जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे कौशल्या मुझे सजा दे रही थी, क्योंकि मैं उसके आखिरी समय में उसकी कोई मदद नहीं कर पाया था। मैंने उस फोन को कौशल्या का एक स्मृति चिन्ह मानकर खिड़की के पास पड़ी एक लकड़ी की मेज पर रख दिया था। वो अब बंद पड़ चुका था, क्योंकि कौशल्या के जाने के बाद करीब हफ्ते भर से मैंने उसे छुआ तक नहीं था। सच कहूं तो अब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा कौशल्या के ख्यालों में डूबा था। रात के करीब 12 बजने को थे। तभी उस भयानक सन्नाटे में दूर कहीं से कुत्ते की भौंकने की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। तभी उस कोठरी में ट्रिन ट्रिन की एक तीखी आवाज गूंजी। उसे सुनकर जैसे मेरा खून जम गया। वो आवाज उसी फोन से आ रही थी
जो उस खिड़की के पास पड़ी लकड़ी की मेज पर रखा हुआ था। मैं हैरान था क्योंकि उस फोन की बैटरी मैंने कई दिनों से चार्ज नहीं की थी और अब वो फोन अचानक चालू हो गया था। उसकी स्क्रीन की नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। इतनी रात को भला कौन फोन करेगा? मैंने जब फोन उठाकर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी स्क्रीन पर हमारे घर का ही फोन नंबर दिखाई दे रहा था। मैं दबी हुई आवाज में बोला, हेलो हेलो, कौन है? दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई, बस एक गहरी चुप्पी थी। मैं फोन को कान से चिपकाए खड़ा ही था कि तभी उससे एक अजीब सी खरखराहट की आवाज आई। वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कौशल्या के आखिरी समय में उसके गले से आई थी। घबराहट में वो फोन मेरे हाथ से छूटकर उस मेज पर गिरा और खामोश हो गया। मेरी सांसें तेज हो गई थीं और मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि क्या सच में ये कौशल्या की ही आवाज थी? लेकिन अब तो वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। भला ये आवाज उसकी कैसे हो सकती है? मेरे मन में दर्जनों सवाल उठने लगे थे। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात जागता रहा। अगली रात भी यह सिलसिला जारी रहा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, वो मोबाइल फोन ट्रिन ट्रिन करके फिर से बज उठा। जैसे ही मैंने उसे अपने कान से लगाया तो दूसरी ओर वही खरखराहट की आवाज थी। मेरे समूचे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई। अब ये रोज का नियम हो गया था। जैसे ही रात के 12 बजते वैसे ही वो फोन बज उठता। मैं कांप कर बिस्तर पर उठ बैठता और उसकी घंटियां सुनता रहता। मुझे अब यह एहसास होने लगा था कि शायद कौशल्या का मरने के बाद भी इस फोन से मोह छूट न सका है और अब उसकी आत्मा इसी में बस गई है। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और बताने का कोई फायदा भी न था। भला कौन यकीन करता मेरी इस बात पर? सब यही कहते, बुढ़ापे में दिमाग सठिया गया है बुढ़े का। धीरे धीरे मैंने खाना पीना भी कम कर दिया था और मैं बस कौशल्या के ख्यालों में ही खोया रहता था। कुछ दिनों बाद मेरी बड़ी बेटी लक्ष्मी अपनी ससुराल से घर आई। उसने मेरी ये हालत देखकर मुझसे पूछा, बाबूजी, क्या हो गया है आपको? आप ठीक से खाते पीते क्यों नहीं हैं? ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? तब मैंने दुखी मन से लक्ष्मी को पूरी बात बताई, उस फोन की और उसमें सुनाई देने वाली उन खरखराहट की आवाजों के बारे में। लक्ष्मी ठहरी शहर वाली, उसे मेरी इन बातों पर रत्ती भर भी यकीन न हुआ। उल्टा वो हंसते हुए मुझे ही समझाने लगी, अरे बाबूजी, ये टेक्नोलॉजी है, शायद फोन खराब हो गया होगा या फिर सिग्नल की कोई गड़बड़ी होगी। मैंने कहा, नहीं बेटिया, ये सिग्नल की कोई खराबी नहीं है, ये मेरी कौशल्या ही है जो शायद मुझसे कुछ कहना चाहती है। लेकिन लक्ष्मी नहीं मानी। उसने कहा, ठीक है बाबूजी, मैं इस फोन को अपने साथ शहर ले जाऊंगी और वहां इसे ठीक कराऊंगी या कबाड़ी को बेच दूंगी। कम से कम आपकी तो जान छूटेगी इससे। मुझे उसकी ये बात ठीक लगी और मैंने उसे वो फोन दे दिया। लक्ष्मी उस फोन को लेकर अपनी ससुराल चली गई। 2-3 दिन तो सब कुछ ठीक रहा। मैंने सोचा चलो पिंड छूटा। लेकिन चौथे दिन लक्ष्मी ने पड़ोस के एक घर में फोन करके मुझसे बात की। अब उसकी आवाज में वो पहले जैसा शहरी आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक अजीब सी घबराहट और डर था। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, वो फोन यहां भी। मुझे उसकी पूरी बात सुनने की भी जरूरत नहीं थी। मैंने उसकी बात बीच में ही काटते हुए उससे पूछा, उसी वक्त 12 बजे? उसने कहा, हां बाबूजी, रात के ठीक 12 बजे वो मेरे और अनुराग के सामने बजा। उससे वही अजीब सी आवाज आ रही थी। अनुराग तो उसे सुनकर सन्न रह गए। मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हां बेटिया, मैं जानता हूं। लक्ष्मी ने आगे कहा, मैंने सोचा शायद ये सिम कार्ड और बैटरी की वजह से हो, इसलिए मैंने उससे सिम कार्ड और बैटरी दोनों निकाल कर फेंक दी। लेकिन वो तब भी बज रहा था बाबूजी। बिना सिम कार्ड और बैटरी के किसी फोन पर कॉल आना असंभव है, लेकिन उस फोन पर आ रही थी। यह बहुत ही अजीब बात थी। लक्ष्मी ने फिर कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है बाबूजी। ये फोन नॉर्मल नहीं है। मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती। मैंने उसे आपके पास पार्सल कर दिया है। 1-2 दिन में वो आपके पास पहुंच जाएगा। 2 दिन बाद वो पार्सल मुझे मिल गया। मैंने बुझे हुए मन से पार्सल के उस डिब्बे को खोलकर वो फोन बाहर निकाला। उसे देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे नाराज हो और मुझे गुस्से से घूर रहा हो। खैर, मैंने उसे वापस उसी मेज पर रख दिया जहां पर वो पहले रखा हुआ था। अब वो फोन बिना बैटरी और सिम कार्ड के बिल्कुल बेजान सा हो गया था। लेकिन
अब भी वो फोन हर रात वैसी ही नीली रोशनी में चमक उठता और जब मैं उसे उठाता तो मेरे कान उस अजीब सी तीखी खरखराहट की आवाज से गूंज उठते। फिर एक दिन मेरी छोटी बेटी माया भी अपनी ससुराल से घर आई। लक्ष्मी की तरह उसने भी मुझे समझा बुझाकर वो फोन अपने साथ ले गई और उसे वहीं घर में कहीं छुपा दिया। उसने सोचा शायद इससे बाबूजी का भ्रम दूर हो जाएगा और उन्हें चैन मिल जाएगा। लेकिन 2-3 दिन बाद माया का भी फोन आया। वो काफी डरी हुई लग रही थी। उसने कहा, बाबूजी, आप ठीक ही कह रहे थे, ये फोन यहां भी वैसी ही हरकतें कर रहा है। मैंने इसे जमीन में दबाकर रखा, कपड़े से बांधा, घर में एक पंडित जी से पूजा भी करवाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे ही घड़ी रात के 12 बजाती है वैसे ही ये बजने लगता है। उसने भी वो फोन मेरे पास वापस भेज दिया। जब वो फोन मुझे वापस मिला तो मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। मेरी दोनों बेटियां भी डर चुकी थीं और मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया है। अब मैं इस आफत से अकेला ही जूझ रहा था, लेकिन इस अकेलेपन में मेरे भीतर एक बदलाव आया। डर और नींद की कमी से मेरा दिमाग अब थक चुका था। अब मैं फोन से आने वाली उस खरखराहट की आवाज को डर से नहीं बल्कि ध्यान से सुनने लगा था। एक रात जब वो फोन बजा तो मैंने उसे गुस्से में उठाते हुए कहा, कौशल्या, आखिर तुम चाहती क्या हो? लेकिन उस ओर से कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ वही खरखराहट। लेकिन अब मुझे ये पूरा विश्वास हो गया था कि ये मेरी कौशल्या की ही आत्मा है, जो शायद मरने के बाद उसके इस फोन से इतना ज्यादा लगाव होने के कारण इसी फोन में फंसकर यहीं रह गई है और अब उसकी आत्मा मुझसे अपनी मुक्ति की गुहार लगा रही है। अब मैंने ये सोच लिया था कि मुझे अपनी कौशल्या को इससे किसी भी तरह से आजाद कराना है। काफी सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जैसे मरने के बाद शरीर मिट्टी में मिलता है, वैसे ही किसी अतृप्त आत्मा की आसक्ति भी मिट्टी में मिलनी चाहिए। मुझे यही एक उपाय सबसे ठीक लगा जिससे कौशल्या की बेचैन आत्मा को शायद चैन मिल सके। उस रात पूरा गांव गहरे सन्नाटे में डूब चुका था, लेकिन आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। मैंने कंधे पर फावड़ा उठाया और उस फोन को अपनी कमीज की जेब में डालकर गांव के किनारे वाले उस छोटे से कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर मैंने कौशल्या की कब्र के पास जमीन खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में मैंने एक छोटा सा लेकिन गहरा गड्ढा खोद डाला था। फिर मैंने अपनी कमीज की जेब से वो फोन बाहर निकाला और उसे आखिरी बार ध्यान से देखा। कांच के पीछे उसकी नीली स्क्रीन बिल्कुल शांत थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, कौशल्या, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी और तुम्हारा दर्द भी समझा। अब तुम चली जाओ यहां से। यह दुनिया अब तुम्हारी नहीं रही, अब तुम आजाद हो। फिर मैंने उस फोन को कौशल्या की कब्र के ठीक बगल में खुदे हुए उस छोटे से गड्ढे में रखकर उसे मिट्टी से ढक दिया। कौशल्या को भौतिक चीजों से आजाद करने का यह मेरा अंतिम अनुष्ठान था। उस रात के बाद से मुझे उस फोन से और कौशल्या की आत्मा को इस दुनिया से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया था।